Hello, bacho. How are you? This is Atul Sinha. We have discussed in the last class for the history, Indian history ka part, modern India. We have started. This is my second lecture on modern India. First lecture we have discussed about the conditions in the Indian states and the contradiction in the East India companies, as well as contradiction between the companies and the government of Britain. उनके बीच में क्या विरोधाभास थे, हमारे यहाँ की क्या परिस्थितियां थी, अंडर व्हाट कंडीशन दे एनेक्स इंडिया, वेरी स्मॉल अमाउंट में आए, बहुत ही कम मात्रा में, दैट इज नंबर्स में आए, वेरी स्मॉल इन नंबर, बट दे कन्क्वेर इंडिया इन ए दैट इज वेरी पेरियोडिक मैनर. उस पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि दोनों देशों में कंडीशन क्या था. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट, दैट इज क्रोनोलॉजी ऑफ एक्सपेंशन. क्रोनोलॉजी ऑफ एक्सपेंशन, कैसे उनका विस्तार बढ़ा इंडिया में, कैसे उन्होंने सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में मराठों से कैसे उन्होंने निपटा, मैसूर से, how they tackle with the Mysore condition, how they tackle with the Bengal, they obtain the key to conquer the India. और उसके बाद हम लोग देखेंगे that is Warren Hastings का period, Wellesley, that is subsidiary alliance, क्या था उसमें खासियत, and doctrine of lapse, and then that is Dalhousie, William Bentinck. इन सब काल का पीरियड, दैट इज विलियम बेंटिक, without fighting any war, how he conquered most of the part, many part, although he did not indulge himself in any war, डायरेक्ट वार में भाग नहीं लिया है. तो इन सारी कंडीशंस को हम देखेंगे. लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज chronology of expansion, increasing involvement of the English in Indian affairs. अब इसके बाद एनेक्सेशन के बाद वो धीरे धीरे भारत के विभिन्न मामलों में हस्तक्षेप करने लगे. फ्रॉम द 18th century onward, कंपनी इन्वॉल्व इन इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी. डायरेक्ट मैंने बताया कि वो वार में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व किए, यहाँ की पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोसाइटी में, है ना, समाज में इंटरवेंशन शुरू किया. A number of Indian rulers sought to exploit or manipulate these British merchants on their coast, but British proved effective in military as well as economic terms. Okay, कई सारे राजे थे जो यहाँ के रूलर थे, वो पहले ब्रिटिशर्स का इस्तेमाल करते थे. They used the merchant of the Britishers for their own cause. ठीक है ना, तटीय क्षेत्रों में, बट उनमें टैकलिंग करने में, टैकल करने में, उनको निपटने में ब्रिटिशर्स हुए ज्यादा मजबूत पड़े. द कंपनीज मिलिट्री बेस सपोर्टेड and was supported by its commercial and political initiative. फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या डिफरेंस था कि फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव थी, जबकि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज ए दैट इज प्राइवेट वेंचर, जिसमें लोगों के स्टॉक लगे हुए थे, शेयर थे. तो दैट्स व्हाई they were in the position to take decision on their own. वहां ब्यूरोक्रेसी का कोई उस तरह का हस्तक्षेप नहीं था जैसे फ्रांस में था. तो इसलिए कमर्शियल और पॉलिटिकल इनिशिएटिव ये लेते चले गए. ईच न्यू कंपनी इंटरवेंशन इन इंडियन स्टेट्स दैट बाय इट्स आर्मी लेड टू इट्स फर्दर इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया. ठीक है ना, जहां कहीं भी इन्होंने हस्तक्षेप किया उसमें आर्मी ने हस्तक्षेप किया और इनका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दिया. रिमूवल ऑफ द फ्रेंच कंपटीशन, नेक्स्ट पॉइंट, कि उसके बाद फ्रांस इनका सबसे बड़ा कंटेंडर था. एंग्लो फ्रेंच ट्रेड राइवलरी एंड देयर कंसिक्वेंस अटैम्प्ट, हर जगह विश्व में इनका दोनों का राइवलरी चलता था, दोनों एक दूसरे कैसे compete करते थे. तो एंग्लो फ्रेंच ट्रेड राइवलरी एंड देयर कंसिक्वेंट अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इन पॉलिटिकल अफेयर ऑफ इंडिया कल्मिनेटेड इन दैट इज कर्नाटक वार. कर्नाटक युद्ध जो हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एंग्लो फ्रेंच ट्रेड राइवलरी जो दूसरे देशों में चल रहा था
उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में भी ये युद्ध में अपने आप को इंडल्स किए, दैट इज रिजल्ट इनटू कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक वॉर। By the end of Third Karnataka War, the French were no longer a threat to the British. ठीक है ना? थर्ड कर्नाटक वार में फ्रेंच की बुरी तरह हार हुई और उसके बाद ब्रिटेन का एक छत्र राज हो गया। That was battle. We will discuss a little later. अब आ जाओ, नेक्स्ट है कि किंग मेकर्स ऑफ द बंगाल। ये लोग बंगाल के किंग मेकर बन गए बाद में ब्रिटिशर्स। बंगाल which was Mughal province had emerged as an autonomous state in 18th century. मुर्शिद कुली खान ने इसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। We will see at a relevant point. यहाँ पे अभी यही जानिए कि यहाँ बंगाल एक autonomous state था at the time of British invasion. Sirajuddaula, the Bengal Nawab, decided to take action against the British, which resulted in Battle of Plassey. प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला को द्वारा ब्रिटिशर्स को रोकने का परिणाम था, which makes the British किंग मेकर इन द बंगाल। बंगाल के किंग मेकर बन गए वो, एक के हटा के दूसरा को ये बैठा देते थे। Subsequently, a final showdown occurred in the Battle of Buxar. बक्सर की लड़ाई हुई थी, which proved to be a turning point, making the British real master of the Bengal, though formal authority still remain with the Nawab. ठीक है ना? तो that is 1764 में जब अवध के नवाब और अवध का नवाब, that is दिल्ली का मुगल बादशाह and that is बंगाल के नवाब, तीनों की सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया, तो बक्सर में बाद इनकी जो है फाइनल शोडाउन हुई। मतलब लग गया कि यस, ब्रिटिशर्स कैन रूल इंडिया। कहा जाता है कि द बैटल ऑफ द पलासी वाज कंफर्म्ड इन बक्सर। लगा कि पलासी की लड़ाई में कहीं बाई फ्लूक जीत गया है, लेकिन बक्सर में उसकी पुष्टि होती है, कंफर्म हो गया कि यस, दे वर नाउ गोइंग टू बी बिकम रियल मास्टर। बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एसिडेंसी। अब ब्रिटिशर्स कैसे कैसे हमारे के ऊपर मतलब हावी होते गए। द ब्रिटिश नाउ बिगेन टू कंप्लीट फर्स्ट एज इक्वल एंड लेटर एज द सुपीरियर टू द इंडियन पावर। पहले उन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया कि हम आप ही के बराबर है, बराबरी के दर्जा प्राप्त किए, और उसके बाद उनसे सुपीरियरिटी शो करने लगे। विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन कर्नाटक वार एंड इन द बंगाल बैटल, they began the process of their conquest of India. ठीक है ना? शुरुआत कहां से होती है बच्चों? ब्रिटिशर्स की इंडिया में जो दैट इज पार्लियामेंटेंसी बना, उसकी शुरुआत होती है कर्नाटक युद्ध से और उसके बाद बैटल ऑफ बंगाल से। In 1765, the British had not only become the virtual ruler of the Bengal, Bihar and Odisha, but also began to dictate the terms to the Nawab of both Karnataka and Awadh. अवध जो कि बाद में दैट इज हमारा संयुक्त प्रांत बना, आज का यूपी का क्षेत्र है ज्यादातर, और कर्नाटक, इन दोनों पे भी अपना दबदबा बनाने लगे। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे तो इनका दैट इज होल्ड हो ही गया 65 तक। 64 में दैट वाज द फेमस बैटल ऑफ बक्सर हेल्ड इन बिहार। बक्सर वो स्थान है जहां पे गंगा सबसे पहले दैट इज एंटर करती है बिहार में, वहां पे फेमस लड़ाई हुई थी 1764। The British, however, had to contend with the Maratha for another half a century. Contended, है ना? 50 साल तक वो झेलते रहे महाराष्ट्र में, उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऑनस्लॉट नहीं किया। एंड ऑल्सो हैड टू ओवरकम द रेसिस्टेंस ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर। हैदराबाद और मैसूर भी वो झेलते रहे, कोई मेजर अटैक नहीं किया। बाय द एंड सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया कम अंडर द ब्रिटिश रूल, ज्यादातर हिस्सा उसके बाद आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया है डिस्कस, दैट इज ओवरकमिंग मैसूर रेसिस्टेंस इन साउथ। ओवरकमिंग मैसूर रेसिस्टेंस इन साउथ, दक्षिण भारत में मैसूर के प्रतिरोध को अंग्रेजों ने कैसे दबाया? ठीक है, कंपनी परसीव द मैसूर दैट इज रूलर हैदर अली थे। हैदर अली 1761 से 1782 तक 21 ईयर तक राज रहा है हैदर अली, टीपू सुल्तान के फादर।
ठीक है ना। एंड हिज सन टीपू सुल्तान एज 1782 टू 1799 में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में इनकी हार हुई थी। तो ठीक है, तो वहां तक दैट इज एज ए थ्रेट टू इट्स पोजीशन इन द मद्रास एंड कर्नाटक। कंपनी हमेशा से मैसूर को एक खतरे के रूप में देखती थी, तब तक जब तक कि हैदर अली का रूल था 1761 से लेके 1782 तक। देन आफ्टर टीपू सुल्तान का रूल था 1782 से 1799 तक। तो दोनों दैट इज पीरियड में ये अपने आप को मद्रास और कर्नाटक का ओरिजिनल मास्टर नहीं मान पाते थे। इनको लगता था कि हमको हमेशा मैसूर से खतरा है। ओके, डिस्पाइट जनरल रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द लंदन ऑन वार्स बाय द कंपनी, ऑफिशियल इन इंडिया मेड ए case before British public and parliament to secure the safety of the company's trade at Madras. ब्रिटेन की सरकार कभी नहीं कहती थी कि आप युद्ध में इंडल्ज हो जाओ, आप कन्क्वेयर करो। वहां की पब्लिक भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये अपना ग्रीवांसेस ले जाके ब्रिटेन में ये कहते थे कि भाई हमारा कंपनी का जो ट्रेड है वो मद्रास में बाधित हो रहा है, तब तक जब तक ये मैसूर को नहीं जीतते हैं। तो यहाँ के खिलाफ ये माहौल बनाते थे। The image of French resurgence in India added to the bellicose voice in the company and England. फ्रेंच और ब्रिटेन की राइवलरी पूरे वर्ल्ड में थी, तो वहां का जो दैट इज लिबर्टी इक्वलिटी की जो बात यहाँ इंडियन को अगर करते थे, यहाँ के अगर कोई शासक करते थे, तो उसको निगेटिव वे में ले जाके ब्रिटिशर्स दैट इज कंपनी वाले ब्रिटेन में प्रस्तुत करते थे और वहां से सिंपैथी लेते थे दैट इज गवर्नमेंट का एंड पीपल का कि we are going to onslaught on those that is kingdom. ब्रिटेन की सरकार कभी भी इस तरह से कंपनी का अफेयर यहाँ पे नहीं चाहती थी शुरू के दौर में। लेटर ऑन दे आल्सो बिकेम मोस्ट हॉस्टाइल। ओके, तो हम लोग उसको देखेंगे। इन ऑल कंपनी फॉट 4 वार्स अगेंस्ट मैसूर। मैसूर के अगेंस्ट 4 लड़ाइयां हुई है। फर्स्ट वाज इन दैट इज 1767 टू 1663 टू 1667। सो 1763 से 1767 के बीच में। सेकेंड वन बिटवीन 1780 टू 84। 1763 से 1767 पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई 1780 से 84। थर्ड वाज बिटवीन 1790 टू 92 एंड फाइनल दैट वाज 1799। 4 लड़ाइयां हुई हैं। ओके, the last 2 war ended with company annexing considerable territory from the Mysore in peninsular India. इसके सारे लड़ाइयों के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे बेटा। पहली लड़ाई 1763 से 67 के बीच में। 1663 से 1667, 67 पहले आ गया है बट 1663 से है 1667। सेकेंड वन वाज बिटवीन 1763 से 1767 फर्स्ट। सेकेंड 1780 से 1784। थर्ड 1790 से 1792 एंड फोर्थ वन वाज 1799 जो कि श्रीरंगपट्टम की थी। The last 2 war ended with the company annexing considerable territory from the Mysore in peninsular India. पेनिनसुला कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, तो वहां पे इनका कंसिडरेबल टेरिटरी पे कब्जा हो गया ब्रिटेन का। that is battle of 1992 and 1799 final. एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली, इससे खूब एनडीए में क्वेश्चन आया है बेटा, वेलेस्ली को खूब हाईलाइट करता है यूपीएससी। मेजर शिफ्ट है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है कि वेलेस्ली जो आया वो खुद का अपना काम करता था, बहुत कम की सुनता था, दूसरे की नहीं सुनता था। At the end of 18th and in the early decade of 19th century, the company embarked on a dramatic expansion of its territory through a series of wars and subsequent annexation. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आक्रामक नीति वेलेस्ली की। वेलेस्ली ने 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरू में कंपनी के द्वारा
बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक ढंग से, नाटकीय ढंग से कंपनी के क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार किया और युद्ध में शामिल हुआ। उसके बाद एनेक्सेशन किया। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर जनरल बना वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, 1798 से 1805 gave direction to this expansion। ब्रिटेन के विस्तार का सबसे मेजर इफेक्ट आता है वेलेस्ली के समय। इस बीच में फ्रांस के साथ इनकी दो लड़ाइयां हुई। द ब्रिटिश वार्स विद फ्रांस 1793 से 1802 एंड देन 1803 टू 1814। 1793 से 1802 में पहली लड़ाई और 1803 से 1814 के बीच में दूसरी लड़ाई। ये दो लड़ाइयां हुई। इट इन्वॉल्व स्ट्रगल अक्रॉस द ग्लोब एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ट्रेड एम्बार्गोज became essential weapons of the war। ठीक है ना। फ्रांस भी एक विस्तारवादी नीति को अपनाती थी, ब्रिटेन का भी विस्तारवादी नीति था। तो दोनों युद्ध का ये लक्ष्य था कि हम ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल कैप्चर कर पाए और व्यापार में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो और हम रॉ मटेरियल लेके कच्चा माल को पक्का करके और बेचे और मुनाफा कमाए। तो सबसे ज्यादा इनका इकोनॉमिक जो दैट इज कॉन्क्वेस्ट था, इस पे जोर था और उसके चलते युद्ध हुए, दो युद्ध हुए। ओके, एक जो युद्ध हुआ दैट इज 1793 से 1802 तक चला, लगभग 10 साल। दूसरा लगभग 11 साल चला है ना। इन इंडिया, तो उसी का रिफ्लेक्शन इंडिया में हुआ। इन इंडिया वेलेस्ली ट्रेन्ड द एंड इंस्पायर्ड मच ऑफ एन एंटायर जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल्स है ना। ज्यादातर अपने ऑफिसरों को यहाँ की राजनीति में पारंगत बनाया है ना। उसने प्रेरित किया, इंस्पायर्ड किया। पॉलिटिकल्स कौन होते थे? सीधे सीधे टर्म आएगा कि हु आर पॉलिटिकल्स। तो जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे, जो स्पेशलाइज होते थे पॉलिटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में लोकल दैट इज राजवाड़ों से, उनको कहते थे पॉलिटिकल्स। The political company officials, they were company officials specialized in political relation with Indian states. Okay, these politicals them implemented and perpetuated an annexationist idea long after Wellesley recall by the Court of Director in 1805. 1805 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उनको बुला लिया वेलेस्ली को कि भाई तुम वहां पे फिट नहीं बैठ रहे हो, आ जाओ। लेकिन उसकी नीतियां यहाँ चलती रही। These politicals them implemented, इन्होंने लागू किया, परपेचुएट किया और बढ़ाया एनेक्सेशनिस्ट आइडिया जो कि वेलेस्ली का था। तो यहाँ मेजर सिर्फ समझना जरूरी है आपको कि वेलेस्ली का वो माइंड था जिसने ब्रिटिशर्स को टिथ दिया कि हाँ यहाँ पे बाइट करने लगे वो लोग। आर्थर वेलेस्ली उसका ब्रदर था। वेलेस्ली का हिज ब्रदर एज ए ऑफिसर इन मैसूर और मराठा वार में खूब यहाँ भाग लिया था अपने बड़े भाई के अंडर में। लेटर अप्लाइड दीज लेसन्स इन यूरोप। जैसे हमने बताया है तुमको, अभी मैं बता रहा हूँ कि जालियांवाला बाग उन्होंने खाली इंडिया में ही नहीं किया, ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में भी जालियांवाला बाग जैसा कांड किए हैं। तो उसी तरह से आर्थर वेलेस्ली जो कि जाके वहां पे यूरोप में इसी नीति को अप्लाई किया एंड ही बिकम द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। बाद में वेलिंगटन का ड्यूक बना। अंडर वेलेस्ली द कंपनीज एटीट्यूड हार्डन्स टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल। जो पहले इनडायरेक्ट कंट्रोल में था है ना, अपरोक्ष था, परोक्ष जिनका नियंत्रण नहीं था, उन सब हिस्सा में भी वेलेस्ली के पीरियड में ब्रिटिशर्स का जो था वो दैट इज प्रभाव सख्त होता गया। ओके, तो दिस इज दीज आर द कंडीशन। वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी मेड द कंपनी ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। सहायक संधि जो नीति थी उसकी है ना, कंपनी का अपना राजनीतिक हित साधने के लिए थी। उसी पे मेन एनडीए में क्वेश्चन आया है। यहाँ पे एकदम आप सीख से समझिए, यूपीएससी इसी सब चीज को हाईलाइट करती है। द प्रिंसिपल दैट ब्रिटिश इंटरेस्ट ओवररोड ऑल अदर्स।
है ना। वेलेस्ली की नीति क्या थी कि ब्रिटेन की नीति, जैसे आज के डेट में अमेरिकन का क्या इंटरेस्ट है, खाली अमेरिकन इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। अमेरिकन किसी का नहीं सुनते हैं, कभी भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। भले ही शॉर्ट टर्म में हम कह ले कि हमको यहाँ से लेना है वो लेना है, बट अमेरिकन का एक ही इंटरेस्ट होता है, अमेरिकन इंटरेस्ट। उसी तरह से वेलेस्ली के पीरियड में ब्रिटिश इंटरेस्ट जो था सभी राजवाड़ों पे हावी पड़ गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए अवध। अवध ऑलरेडी अंडर इट्स इनडायरेक्ट रूल एंड आल्सो इन द स्टेट हॉस्टाइल टू द कंपनी लाइक द मराठास गेट अफेक्टेड। अवध भी जो था इनडायरेक्ट रूप में था, और वो उसके प्रति भी कंपनी आक्रामक हो गई। जैसे मराठा के प्रति हुई तो मराठा अफेक्टेड हुए, अवध भी अफेक्टेड हो गए। उनको लग गया कि हम कैसे हम अपना दबदबा बना सकते हैं। In Awadh, Henry Wellesley compelled the ruler to cede to the company half its territory in 1801. 1801 में अपना आधा राज्य को सीड कर देना, मतलब उसको स्थानांतरित कर देना, ब्रिटेन को दे देना, ये इसने कंपेल किया, एकदम बिल्कुल जबरदस्ती ले लिया अवध से। द कंपनीज जस्टिफिकेशन वाज इट्स नीड टू सिक्योर पेमेंट ऑफ सब्सिडी ड्यू एज अवध कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनीज आर्मीज। ठीक है ना, सहायक संधि में वो कंपनी को अपनी आर्मी रखती थी, अपनी आर्मी वो लोग रखते थे राजा के कि नहीं आपके सुरक्षा के लिए हम आपको दैट इज आर्मी दे रहे हैं, और बाद में कहते थे कि उसका तुम एक्सपेंसेस पे नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इतना क्षेत्र तुम हमको उसके पेमेंट के बदले में दे दो। तो इस तरह की बात आपको वेलेस्ली ने किया। ठीक है ना। सिमिलरली वेलेस्ली एनेक्स टेरिटरीज taken from Mysore but previously allotted to its allies the Nizam of Hyderabad। मैसूर से कुछ टेरिटरी लेके हैदराबाद के निजाम को दे दिया और फिर ब्रिटेन ने अपने ले लिया। जैसे चाइना इंडिया से, पाकिस्तान इंडिया से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेके और फिर चाइना को दे दिया। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे चल रहा था। द सीडेड टेरिटरी, जो टेरिटरी दे दिया हैदराबाद को, है ना, हैदराबाद को, द सीडेड टेरिटरी हैदराबाद स्पॉइल ऑफ द मैसूर वार्स went to the company in partial payment for the Hyderabad subsidy of the company army। ठीक है ना। अब सीडेड टेरिटरी जो था हैदराबाद को जो दे दिया निजाम को, स्पॉइल ऑफ द मराठा वार, मैसूर किसे भी लड़ाई लड़ा, उसके बदले में देन टू कंपनी इन पार्शियल पेमेंट ऑफ हैदराबाद सब्सिडी ऑफ द कंपनीज आर्मी। हैदराबाद में जो कंपनी ने आर्मी बैठा रखा था उसके पेमेंट के लिए अब अंग्रेज कहे कि नहीं भाई, जो मैसूर का हिस्सा तुमने लिया था तो मेरे को दे दो, फिर वापस दे दो। These are the conditions. In this way, they looted India at several places. अब आ जाओ एंग्लो मराठा रिलेशंस। Wellesley continued its war against the state of its border, which have not yet come under its indirect control, like Maratha, state of the western and central India। वेलेस्ली ने क्या किया इसके बाद, है ना, हर स्टेट्स के प्रति, बॉर्डर के प्रति, मैं कल भी बताया था पिछली क्लास में कि इसने बॉर्डर एरिया को छोड़ा नहीं छेड़ा है, मराठा को नहीं छेड़ा है। विच हैव नॉट येट कम अंडर इस डायरेक्ट कंट्रोल में जो नहीं आया था उसको लिया, जो मराठा हो गए वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में थे, जो पहले इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे उसको डायरेक्ट में लिया। Bombay presidency lay in the midst of the Maratha state, but till the end of 18th century, been unable to match them in military strength। ठीक है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी मराठा के बीचों बीच थी, हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, बावजूद इसके उसकी मिलिट्री ताकत इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिशर्स मैच नहीं करते थे, तो उनको अनटच छोड़ दिया था। हॉस्टाइल एक्सचेंज एंड कंक्लूसिव फाइटिंग एंड कंटिन्यूड, है ना, had continued between the Bombay and the various Maratha rulers, है ना, लगातार आक्रामक युद्ध चलते रहा, continued between 1775 to 1782, है ना। 1775 से लेके 1785 के बीच तक
है ना, आक्रामक युद्ध चलता रहा मराठों के बीच में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में। The final victory over Mysore state in 1799 led to direct confrontation with the Maratha in a series of wars with various Maratha ruler, है ना। मैसूर स्टेट से 1799 में जो फाइनल, जब उसने सिराजुद्दौला को, दैट इज टीपू सुल्तान को हरा दिया, टीपू सुल्तान को हराने के बाद अंग्रेजों का जो मोराल था वो बहुत हाई चला गया। अब उनको लगा कि सीधे मराठा से युद्ध करो। द फाइनल विक्ट्री ओवर द मैसूर स्टेट में हुआ 1799 मराठा रूलर से। उसके बाद उनकी युद्ध हुई 1803 टू 1805, then 1817 से 1818। each sequential Maratha defeat resulted in substantial annexation by the company in the central India, है ना। हर युद्ध के हारने के बाद मराठों का एक अच्छा खासा क्षेत्र ब्रिटेन के हाथ में चला गया। टोटलिंग सम 180,000 स्क्वायर माइल, 180,000 स्क्वायर माइल एरिया चला गया, और 4666,000 स्क्वायर किलोमीटर इतना चला गया एरिया मराठों के पास। Wellesley led the annexation accomplished by political initiative against its subsidiary allies। ठीक है, तो इसके बाद सब्सिडियरी अलायंस के बीच में Wellesley led annexation accomplished by the political initiative against its subsidiary allies। सब्सिडियरी अलाइज सहायक संधि वाले देशों को, राज्यों के साथ इसने फाइनल एनेक्सेशन किया, और नहीं तो या तो उसके साथ दैट इज सब्सिडियरी अलायंस किया और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया ऑफ द हॉस्टाइल स्टेट एमर्ज एज द एक्सप्लिसिट गोल ऑफ मेनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल इन इंडिया। ठीक है ना। इसके बाद या तो इन्होंने सहायक संधि की या नहीं तो इन्होंने दैट इज डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन के द्वारा वो सब क्षेत्र जीतने लगे। द टेरिटोरियल एक्विजिशन अंडर वेलेस्ली रिजल्ट फ्रॉम लास्ट मैसूर वॉर 1799। क्या क्या कौन कौन सा क्षेत्र, है ना, एक्विजिशन कौन कौन सा क्षेत्र वेलेस्ली ने मैसूर वॉर के बाद लिया? तो सेशन ऑफ गंगा यमुना दोआब, सेशन ऑफ गंगा यमुना दोआब फ्रॉम द अवध 1801। फैक्ट्स है, याद करने वाली चीज है कि गंगा यमुना दोआब का जो ले लिया 1801 में अवध से। कंसिक्वेंसेस ऑफ द मराठा वार उसके चलते हुआ 1803 से 5 में है। टोटल ओवर 135,000 स्क्वायर माइल्स। इस दोनों युद्ध के बाद 135,000 स्क्वायर माइल का क्षेत्र इन्होंने ले लिया। एंड एरिया साइज ऑफ यूनाइटेड जर्मनी का जितना क्षेत्र है उतना क्षेत्रफल गंगा यमुना दोआब का अवध से और मराठा से वेलेस्ली ने ले लिया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। ओके, रिन्यूड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। वेलेस्ली फॉलोड हिज ओन पॉलिसीज, है ना। वेलेस्ली ने अपनी नीति अपनाई। ब्रिटेन की नीति थी नॉन इंटरवेंशन की, पेइंग लिटिल हीड टू द इंटरेस्ट ऑफ द एडवाइस ऑफ एनीवन। Neither he heed the advice of the Britishers, that is his officers, nor his subordinates। न वो अपने सबॉर्डिनेट की सुनता था न सीनियर की सुनता था। In 1805 the count of, that is the court of director, finally recalled Wellesley and reappointed Cornwallis as governor general to administer a policy of non-interference in the Indian states। 1805 में डाना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वेलेस्ली को बुला लिया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया और कहा कि इंटरफेयर की नीति मत अपनाओ। अभी भी ब्रिटिश की सरकार नॉन इंटरफेरेंस में चल रही थी इन इंडियन स्टेट। आफ्टर कॉर्नवालिस डेथ द डायरेक्टर अपॉइंटेड, है ना। कॉर्नवालिस का यहाँ पे डेथ हो गया, उसके बाद डायरेक्टर ने किसका अपॉइंटमेंट किया? जॉर्ज बॉर्लो 1805 to 1807। एंड देन गिलबर्ट इलियट, जिसको अर्ल ऑफ मिल्टो कहते हैं, 1807 to 1813 टू कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन की अपना की नीति, मतलब अहस्तक्षेप की नीति का डायरेक्शन देते हुए
है ना, इन दैट इस कंपनी ने इन दोनों को, जॉर्ज बॉर्लो को 1805 से 1807 तक गवर्नर जनरल रखा, उसके बाद गिलबर्ट इलियट को रखा जिसको अर्ल ऑफ मिंटो कहते हैं 1807 से 1813। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, दिस क्लास इज नाउ एंडेड। हम आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आप इस दैट इज टॉपिक को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। This is full syllabus of UPSC all competitive exam. Atul Sinha from the Unacademy platform. I am going to bring you the GS paper for all CDS, NDS, CAPF, XY group, IAS, SSC. हर के लिए है। अभी तुरंत एग्जाम है एनडीए का, सबसे ज्यादा फोकस मेरा उसी पे है। एनडीए के बच्चों के दैट इज रिक्वेस्ट पे हम इस कोर्स को लेके आए हैं। दिस कोर्स इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर देम ऑल यूपीएससी स्टूडेंट्स। जितने सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं उसको देख सकते हैं। thousands of student has been get selected by my teaching। मैंने अपने आईएएस की क्लास घर पे चला रखी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी ज्वाइन किए हुए हैं और ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी मैं आपकी क्लास ही ले रहा हूँ, तब तक मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया, है ना, he has already cleared CAPF क्वालिफाई कर चुका है, he is a bank manager and he has cleared his UPPCS मेन एग्जाम। अभी बीपीएससी का रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट उसने अभी मेरे को दिया है, मैं मैसेज देख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कांग्रेचुलेट हिम ऑल थ्रू, he is a BTech right from beginning। I have guided him to show that you should also like, हमने आप लोगों को लाइव क्लास में भी उससे कई बार मिलाया है। and dozens of students are at the that is DM or SP in different districts of India। तो आप इसको लाइक करें, स्प्रेड करें, पढ़े, और जो भी आपको सजेशन हो सजेशन दे। दिस इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यू आर ऑल्सो पार्ट। अगर आप पार्ट नहीं बनेंगे तो सब कुछ अधूरा है। तो दैट्स व्हाई यू शुड गिव द कमेंट, एप्रोप्रिएट कमेंट, और आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।